चलो अच्छा, देखो इधर। तो बेटा आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट से, बेटा प्रॉपर्टीज ही चल रही हैं पूरी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, समझ रहे हो? तो अब हम लोग लेफ्ट से कहां जाएंगे बेटा? राइट की तरफ। किधर जाएंगे? लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो जनरल ऑर्डर क्या है लेफ्ट से राइट जाने में? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इंक्रीज? डिक्रीज। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज। ध्यान से सोचो, इंक्रीज करता था या डिक्रीज? एटॉमिक साइज। जनरल ट्रेंड क्या था? एटॉमिक साइज उधर जाते हुए बढ़ता था या घटता था? घटता था। घटता था तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, वही तो बोल रहा हूं मैं। समझ में आई बात? तो लिख लीजिए पहले, फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट। लिखिए बेटा, फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ये हमारा कैसा ट्रेंड है? जनरल ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड है बेटा? ये कौन सा ट्रेंड है? जनरल ट्रेंड है। भाई जनरली हम क्या देखते थे कि एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट में जाने पे डिक्रीज होता, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ये हमारा जनरल ट्रेंड है। लेकिन आपको पता है, जब हम लोग स्कैंडियम से जिंक तक की तरफ जाते थे तो पहले एटॉमिक साइज डिक्रीज होता था मैग्नीज तक, फिर कांस्टेंट होता था निकल तक, और फिर लास्ट में 2 में बढ़ जाता था। तो साइज के मामले में इरेगुलरिटीज थी, तो आयनाइजेशन में भी क्या होगी? इरेगुलरिटीज। क्या होगी? इरेगुलरिटीज। तो लिखिए देयर इज इरेगुलरिटी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सारे पॉइंट अभी मैं आपके चेक कर रहा हूं। देयर इज इरेगुलरिटी, अभी सारे पॉइंट मोनू भेज चेक कराता हूं, रुक जाओ। इरेगुलरिटी इन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3D series due to 3D series due to irregularity in electronic configuration, due to irregularity in ionization। क्या हुआ बेटा? एक मिनट रुक जाइए, चलो सुनो। तो ध्यान से देखना बेटा, there is irregularity in ionization energy of 3D series due to irregularity in size। साइज में क्या होगी बेटा? साइज, इरेगुलरिटी इन साइज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इरेगुलरिटी होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी में भी क्या होती हैं? इरेगुलरिटीज। क्या होती हैं? इरेगुलरिटीज। बात समझ में आई? ये हमारा जनरल ट्रेंड था, तो जनरल ट्रेंड के लिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती थी। बट मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साइज का इरेगुलरिटी है लेफ्ट टू राइट जाने में, तो आयनाइजेशन एनर्जी की भी क्या होंगी? इरेगुलरिटीज। क्या होंगी? ध्यान समझना। स्कैंडियम से हम कहां तक जाते थे? जिंक तक। तो नॉर्मल जनरल ट्रेंड हमारा क्या होता था बताओ? नॉर्मली साइज क्या होता था? नॉर्मली साइज क्या होता था? नॉर्मली साइज बेटा डिक्रीज करता था। क्या करता था? नॉर्मली साइज डिक्रीज करता था। अगर नॉर्मली साइज डिक्रीज करता था तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए नॉर्मली, है ना? लेकिन हमने क्या देखा? नॉर्मली तो हमने यही पढ़ा था जनरली कि साइज डिक्रीज करेगा, बट डिक्रीज इन साइज, बट डिक्रीज इन साइज इज नॉट रेगुलर।
इज नॉट रेगुलर। क्या आपको उसमें जो साइज का डिक्रीजिंग हो रहा था क्या वो रेगुलर दिख रहा था? नहीं। अगर साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर रेगुलर नहीं था तो आयनाइजेशन एनर्जी रेगुलर होगी? नहीं। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही होगी, घट रही होगी, कांस्टेंट होगी, ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। तो ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? तो ऑर्डर सभी बच्चे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। लिखिए, ऑर्डर लिखिए, जिंक, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट कॉपर, मैंगनीज, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है बेटा? सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है जिंक की, उससे कम होती है आयरन की, उससे कम होती है कोबाल्ट की, उससे कम होती है कॉपर की, उससे कम होती है निकल की, उससे कम होती है मैंगनीज की, उससे कम होती है टाइटेनियम, उससे कम होती है वेनेडियम, उससे कम होती है क्रोमियम, सबसे कम होती है। तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग आपका, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग आपका क्या दिया गया है? ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। एग्जैक्ट ऑर्डर आपका ये है। क्या है एग्जैक्ट ऑर्डर? जिंक, उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, है ना, कॉपर, निकल, मैग्नीज, वेनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडी। समझ में आ गई बात? तो बेटा ये करेक्ट ऑर्डर है। क्या है? करेक्ट ऑर्डर। ठीक है। एक पॉइंट इसमें सभी बच्चे और नोट करेंगे जल्दी से, नोट करिए। आयनाइजेशन एनर्जी कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड फ्रॉम half filled and full filled, half filled and full filled extra stability, extra stability। समझ में आई बात? क्या बोल रहा है यहां पे बोल रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी को हम लोग हाफ फील्ड और फुल फील्ड से भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। कल बताया था ना, याद करो। ठीक है। तो आपको पता ही है फुल फील्ड है, इसके लिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसी की है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने में इसी में एनर्जी लगेगी, जिंक में। समझ में आ गई इतनी बात? आ गई हो तो नोट कर लीजिए। नोट हो गया? बहुत बढ़िया। अब बेटा हम लोग बढ़ेंगे टॉप टू बॉटम। किधर पढ़ेंगे? अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तब क्या होता है? तो लेफ्ट से राइट में जाने पे हुए क्या दिखा आपको? लेफ्ट से अगर मैं राइट जा रहा था तो क्या दिखा? लेफ्ट से राइट में जब जा रहा था तो मैंने देखा कि जनरल ट्रेंड क्या था? जनरली मुझे क्या बताया गया था कि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है स्कैंडियम टू जिंक तक जा, लेकिन मैंने तो जनरली आयनाइजेशन एनर्जी फिर क्या होगी? इंक्रीज करेगी, क्योंकि साइज छोटा होता जाएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन मैंने फिर बाद में इसको देखा, जब एक्सपेरिमेंट किया तो जाना कि भैया साइज जो है इर्रेगुलर है। साइज क्या कर रहा है स्कैंडियम से जिंक तक? इर्रेगुलरिटी। मैग्नीज तक साइज डिक्रीज कर रहा था, फिर निकल तक क्या हुआ? कांस्टेंट था, आयरन से निकल तक। और फिर लास्ट वाले के दो एटम कॉपर और जिंक का क्या हुआ? उसका साइज अचानक से बढ़ गया। तो ये इरेगुलरिटी साइज में मिलने की वजह से मैंने कहा फिर तो आयनाइजेशन में भी इरेगुलरिटी होगी, और बिल्कुल होगी। तो मैंने देखा जो हाफ फील्ड है, जो फुल फील्ड है, वो तो और एक्स्ट्रा स्टेबल है, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने में और एनर्जी हमें लगेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर भी इरेगुलर होगा, लेफ्ट टू राइट में। ठीक है।
और करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। समझ में आ गई बात। अब हम लोग ग्रुप में देखते हैं। अच्छा याद करो, टॉप टू बॉटम जब हम लोग जाते थे ग्रुप में, कहां से कहां तक, टॉप टू बॉटम। चलो सबसे पहले हम वो बना लेते हैं ना, एक, दो, तीन, तीन। चलो बताओ, इधर क्या आता था, स्कैंडियम, येट्रियम और जिरकोनियम, यही आता था। येट्रियम जिरकोनियम कहाँ आता था यार, लैंथनम, ठीक है। अच्छा इसके बगल में आगे बढ़ते, स्कैंडियम के बाद क्या आता था, वेनेडियम, यारी जरा, जेड-आर, जिरकोनियम, ला हफ्ता, हाफनियम, ठीक है। अच्छा यारी जरा निभाना, नायोबियम, मोलिब्डेनम, है ना। अच्छा तो यहां लास्ट में क्या आता था, जिंक, फिर कैडमियम, फिर मरकरी। ये कौन सा ग्रुप था, थर्ड ग्रुप था। ये फोर्थ ग्रुप, ये 12th ग्रुप, 5th ग्रुप से 11th ग्रुप बीच में प्रेजेंट होते थे। याद आ रहा है। ये कौन सी सीरीज थी, ये 4th पीरियड था, ये 5th पीरियड, ये 6th पीरियड। ये कौन सी सीरीज थी, 3D, ये 4D, ये 5D। ये सब तो याद होगा, बहुत बढ़िया। याद करो जरा, यहां के बाद कौन से आते थे, 14 एलिमेंट आते थे, 14 एलिमेंट्स। तो यहां का ट्रेंड तो नॉर्मल ही था जैसे पहले था। यहां का ट्रेंड हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टॉप से बॉटम में आने पर साइज क्या होता था, इंक्रीज या डिक्रीज, बताओ। साइज क्या करता था, इंक्रीज। साइज क्या करता था, टॉप टू बॉटम आओगे तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। स्कैंडियम का साइज छोटा, उससे बड़ा येट्रियम, उससे बड़ा लैंथनम। तो साइज क्या हो रहा था, नॉर्मल ट्रेंड, जनरल ट्रेंड, नीचे आते हुए साइज बढ़ रहा था। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही होगी, घट रही होगी, घट रही होगी। तो मतलब सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, बोलो, स्कैंडियम, बोलो किसकी होगी। ऑर्डर क्या था, एटॉमिक साइज बढ़ रहा था। जैसे जैसे स्कैंडियम में है, स्कैंडियम 3D था, 4D में आओगे, 5D में आओगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घटेगी, घटेगी ना आयनाइजेशन एनर्जी। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, साइज जितना बड़ा आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, साइज जितना छोटा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूं आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो अब बताओ साइज सबसे बड़ा इसका है, तो लैंथनम की एनर्जी उतनी कम होगी, ये ट्रियम की उससे कम, और सबसे ज्यादा किससे इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी देनी पड़ेगी, स्कैंडियम से। तो ये जनरल ट्रेंड है, नॉर्मल ट्रेंड। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा था, ये तो थर्ड ग्रुप के लिए था, ये किसके लिए था। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग 3D सीरीज से 4D सीरीज की तरफ आते थे तो साइज बढ़ता था, साइज क्या होता था, इंक्रीज करता था। लेकिन जब 4D से 5D सीरीज की तरफ बेटा हम लोग आते थे तो साइज क्या होता था, कांस्टेंट। साइज क्या होता था, कांस्टेंट होता था। याद आ रहा है। तो मतलब तुम क्या कहोगे, नीचे आते वक्त 3D से 4D में साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा होगा। मैं फिर से बोलूं, तो साइज को अगर मैं देखूं तो साइज में आप क्या कहोगे, 3D का साइज छोटा होगा और 4D के साइज बड़े होंगे। 4D सीरीज के एटॉमिक साइज क्या होंगे, बड़े। तो मैं आयनाइजेशन एनर्जी अगर कहूं तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होगी, सबसे ज्यादा किसमें लगेगी, 3D में, और सबसे कम किसमें लगेगी, 4D में, क्योंकि 4D का एटॉमिक साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल सकते हो। 3D का एटॉमिक साइज छोटा है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। अब तुम क्या कहोगे, 4D से 5D में एटॉमिक साइज क्या है, 4D से 5D में एटॉमिक साइज क्या है, क्या है, कांस्टेंट है। तो तुम्हारे मन में आ रहा होगा
आयनाइजेशन एनर्जी भी कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन ये गलत है, आयनाइजेशन एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती। और मैं अगर रियलिटी बताऊं तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी 5D में लगती है, उससे कम 3D में, सबसे कम 4D में। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालने में जब ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी? 5D को। 5D की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। फिर हमको इलेक्ट्रॉन निकालने में उससे कम एनर्जी किस में देनी होगी? 3D में। और सबसे कम एनर्जी हमें 4D में देनी होती है। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ऐसा क्यों आया? भाई हम देख रहे हैं 3D से 4D में जाते हुए एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, 4D वाले में 3D में ज्यादा लगनी चाहिए, जैसा कि मुझे दिख रहा है। लेकिन 4D से 5D में आने में एटॉमिक साइज कांस्टेंट है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो क्या देखा कि 5D में से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, 3D से भी ज्यादा देनी पड़ रही। तो इसका मतलब 5D की, ये बेटा ये हटाओ, 5D की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा, उससे कम 3D की, और सबसे कम 4D की। 4D में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, और 3D में से थोड़ा टफ, और 5D में से इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत ज्यादा टफ है। बात समझ में आई? तो इसको नोट कर लीजिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कारण क्या है 5D सीरीज का? यही तो आ रहा होगा ना मन में कि 5D सीरीज का कारण क्या है? आखिर 5D सीरीज का कारण क्या है? इसमें आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा क्यों है? तो इसको नोट कर लीजिए, तो मैं आपको बताऊं। लाइट आ गई है? अब हमारे मन में बेटा इतना समझ में आ गया, नोट हो गया। अब हमारे मन में क्या आ रहा होगा कि भैया ये 5D कितनी ज्यादा क्यों है? चलिए अब इसी चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है? इसी चीज को हम लोग समझते हैं। चलिए सबसे पहले फिर से एक बार हम लोग बना लेते हैं जल्दी से। स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथनम, वेनेडियम, जर्कोनियम, हाफनियम और जिंक, कैडमियम, मरकरी, 3, 4, 5 to 11, 12। और ये 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ठीक है? 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड। चलो बेटा उधर खसको, अब इधर मत आना, उधर चलो, और उधर चलो। ये था बेटा, यही था ना ऑर्डर? पीछे क्या निकला था आयनाइजेशन एनर्जी का? पहले बता दो। 5D में सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, फिर 3D में, फिर 4D में। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब इन सबसे इलेक्ट्रॉन निकालने में मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, ऐसा क्यों? तो जरा बेटा ध्यान सुनना। लैंथनम के बाद 14 एलिमेंट्स यहां आते थे, बीच में 14 एलिमेंट्स आते थे, तो इनमें 4f ऑर्बिटल आ जाता था। कौन सा ऑर्बिटल आ जाता था? f ऑर्बिटल, है ना भाई? यहां से 14 एलिमेंट जब आते थे नीचे, सीरियम टू ल्यूटेनियम, कहां से कहां तक? सीरियम से ल्यूटेनियम 14 एलिमेंट आते थे, उसमें F1 बढ़ता था, F2 बढ़ता था, F3 बढ़ता था, F4 बढ़ता था, इस तरह से करते करते F14 बढ़ते थे। लेकिन जब हाफनियम में आते थे तो क्या होता था? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलो क्या होता था? क्रिप्टन, और यहां होता था 4f14, 5d10, 5d1 और 6s2। याद आ रहा है? याद आ रहा है? यही होता था। कहां? हाँ हाँ, जिनॉन, ठीक है? इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? तो इसमें 4f14 है, 5d1 है, 6s2 है, और आगे बढ़ोगे 4f14 तो रहेगा ना इसमें। अब जरा देखो, ये न्यूक्लियस है,
ये तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। इन सभी एलिमेंट्स में कौन सा ऑर्बिटल है? एफ। और एफ की शील्डिंग इफेक्ट कैसी होती है? बहुत कम। तो इसको ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से अपनी तरफ क्या कर लेगा? ओ भैया, अगर एफ की शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही खराब है, क्या है? पुअर है, तो इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस बहुत तेजी से अपनी तरफ पकड़ के रखेगा, यानी जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा रहेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए एनर्जी इसकी 5D में 5D का क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग लैंथेनॉइड के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें 4f ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, और 4f ऑर्बिटल्स के बाद इलेक्ट्रॉन्स फिल होना चालू कर देते हैं। अब वो फिल होते जाते हैं तो हमें क्या दिखता है कि f ऑर्बिटल क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को तेजी से पकड़ के रखेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और एटॉमिक साइज आप देखोगे तो यहां छोटा ही तो है सबका, तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, 3D से भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए 5D की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू 3D और 4D। अब समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। और सबसे ज्यादा स्टेबल ये होता है मरकरी। मरकरी में सबसे ज्यादा, पूरे में मरकरी से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में तुमको बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट क्या होता है? 5D10 6s2 और 4f14 तो रहेगा ही रहेगा। तो देखो पूरा फुल्ली फिल्ड है, हाईली स्टेबल है। इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में तुम्हारी नानी याद आ जाएंगी, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? बात समझ में आई? तो मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। मैक्सिमम आयनाइजेशन, मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है मरकरी में। क्या होता है? मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन को एकदम पकड़ के रखता है, निकाल ही नहीं पाओगे। तो समझ में आई बात? तो अब इसी बात को मैं लिख दूं, बात समझ में आ गई कि 5D कितनी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इसमें f ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। लैंथेनम के बाद वाली सीरीज है, तो लैंथेनॉइड के बाद आती है ये, तो इसमें f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। f ऑर्बिटल्स होने की वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो z इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन्स को एकदम खींच के पकड़ के रखता है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए 5D में की आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी, फिर 3D की सबसे कम एनर्जी लगेगी 4D में। समझ में आ गई बात? लिख लीजिए, f इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एलिमेंट्स। पहला पॉइंट, f इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट f electrons are present in all element। दूसरा पॉइंट, f electrons having poor shielding effect। f electrons की shielding effect कैसी होती है बेटा? पुअर। outer most electrons, लिख लीजिए, outer most electrons is tightly held to the nucleus। ठीक है, तो बेटा f की शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही खराब होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से टाइटली बंधे हुए होते हैं। तो अगर अब तुम्हें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है 5D, क्या करना है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है 5D सीरीज से, तो साइज क्या है इनका? छोटा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी? बहुत ज्यादा लगेगी। इलेक्ट्रॉन को अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत टाइटली पैक्ड है। बात समझ में आ गई है नहीं? तो अब बताओ, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किस सीरीज की होती है? उससे कम
3D, उससे कम 4D। ये ऑर्डर लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बेटा। कल हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में।